सो हैशटैग इस कोरोनाफोबिया में मैं डॉक्टर प्रियंका एक बार फिर से आप सबके सामने आई हूँ दिनांक 8 जून के आंकड़े लेके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में रोज़ आंकड़े देखकर आप लोगों को डर लगता है, बट वो राइट तरीका नहीं है आंकड़े पढ़ने का। तो आइए जानिए व्हाट इज़ द राइट वे टू रीड स्टैटिस्टिक्स। सो आज जो टोटल केस टेस्ट हुए हैं वो है 46,66,386 एंड टोटल कन्फर्म केसेस हैं 2,57,487। 2,57,487 लग गया डर? नो, बट यू नीड नॉट टू पैनिक, क्योंकि केसेस के नंबर जो बढ़ते हैं वो एक आम सी बात है। आप लोग को डर इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग इन आंकड़ों से अनवगत हैं और आप सोचते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा खतरा है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। यहाँ तक कि ट्यूबरकुलोसिस में भी जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं बैक्टीरिया, उसमें भी MDR टीबी में इलाज आज की डेट में भी मौजूद नहीं है। और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हर साल उनका आंकड़ा 4 करोड़ तक जाता है। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कितने ही लोग यहाँ पे बिना ट्रीटमेंट के ठीक भी हो जाते हैं। तो जो चीज़ आपको जैसे बताई जा रही है आप उसको वैसे ही ले रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, इसलिए आप लोग पैनिक हो रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने भी बोला है गवर्नमेंट को कि वो वाइडली जो है न्यूज़ के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश करे कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कि कोई पॉजिटिव हो जा रहा है, देयर इज़ नथिंग टू पैनिक। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आप वायरल फीवर में बिना दवा के ठीक हो जाते हैं, तो इसमें भी आप लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए होता है। और जो एक डर है कि हाई इट इज़ हाईली कंटेजियस, तो if it is contagious then also it is not that deadly. Every influenza is contagious. Its reproductive knot is only 2, while the reproductive knot of tuberculosis is between 10 to 12. खैर, हम आंकड़ों की तरफ आते हैं। तो 2,57,487 केसेस जो हैं कंफर्म हुए हैं, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आइए देखते हैं कितने रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी जो है 1,23,848 केसेस में रिकवरी आ चुकी है। डेथ्स जो है 7,207 हुई हैं और ये सारी डेथ्स भी सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं है, ये कोमॉर्बिडिटीज़ इसमें शामिल हैं। टोटल आउटकम आ चुका है 1,31,055 केसेस का, 95% डिस्चार्ज एंड 5% डेथ्स। ये इसमें आउटकम का आपको बता रही हूँ कि डिस्चार्ज रेट है 95% और डेथ्स हो रही है 5%। जो ठीक ठाक हॉस्पिटल से वापस लौटे हैं, यानी 100 में से 95 लोग ठीक ठाक हॉस्पिटल से वापस लौट जाते हैं और जो 100 केसेस है उसमें से 5 लोगों की मृत्यु होती है। और वो मृत्यु भी सभी की कोविड की वजह से नहीं होती है, ये कोमॉर्बिडिटीज़ होती है। और ऐसा कतई नहीं है कि कोविड की वजह से लाइफ स्पैन कम हो गया। जो ऑलरेडी डिजीज़ हैं वो अब कोविड की वजह से मर रहे हैं, पहले नहीं मरते थे, पहले भी मृत्यु होती थी। ये मैं आगे आपको मेडिकल MCCD के मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ के आंकड़ों के थ्रू मैं आपको आगे बताऊँगी। आइए अब देखते हैं कोरोना के ग्राफ की तरफ एक नज़र डालते हैं। आप लोग रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं कि 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई, आज के दिन सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई। तो ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है, ग्राफ से आपको पता चलता है। आप देखिए जो डेथ का जो ग्राफ है दैट इज़ स्टेबल, और रिकवरी का ग्राफ देखिए वो कितना स्टीप राइज कर रहा है। इसको हम बिगनिंग से देखते हैं, आप ध्यान से देखिए। ये हमने बिगनिंग से लगा लिया है, इसको देखिए आप पूरा बिगनिंग से। ये पूरा का पूरा जो आपका डेथ का ग्राफ है उसकी जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट दैट इज़ स्टेबल, और जबकि जो रिकवरी का जो इंक्रीमेंट का रेट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है, वहाँ स्टीप राइज है। अब ये हम पिछले 1 महीने का देख रहे हैं। पिछले 1 महीने का देखिए, पिछले पूरे महीने भी डेथ का रेट ऑफ इंक्रीमेंट वॉज स्टेबल, दो रिकवरी जो है उसी तरीके से हाई रहा है। देखिए स्टीप राइज है। तो अब पिछले 2 हफ्ते का भी देख लेते हैं। लास्ट 2 वीक का ग्राफ भी सेम वही पैटर्न शो कर रहा है। रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ डेथ इज स्टेबल वाइल दैट ऑफ रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ रिकवरी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दोस्तों, स्वीडन के बारे में आप जानते हैं, स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लॉकडाउन नहीं हुआ है, या ये कह लीजिए बहुत
सॉफ्ट वहाँ रूल्स रखे गए हैं और वहाँ रेस्टोरेंट्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, जिम्स एंड स्कूल सब खुले हुए हैं। और आप एक नज़र डालते हैं कि यहाँ पे तो अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे तो लाशों के ढेर लग जाने चाहिए थे, लेकिन फेमस एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर जोहान जी सिग्गी की बात पे ये लोग चले और जिनका कि कहना है कि इट इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज़ और वे द रेट ऑफ मोर्टालिटी उन्होंने शुरू में बता दी थी जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा, और इन्हीं के कहने पे ये लोग चले हैं और वहाँ पे डेथ रेट क्या है, आइए रोज़ कितनी मौतें हो रही है नज़र डालते हैं। कोरोना वायरस स्वीडन में टोटल कोरोना वायरस केसेस हैं 44730 एंड टोटल डेथ्स हैं 4639। तो यहाँ देख लीजिए 7 जून को स्वीडन में डेथ्स थी 3 डेथ्स, 6 जून को 17 न्यू डेथ्स, 5 जून को 77 डेथ्स, 4 जून को 20 डेथ्स और 3 जून को डेथ्स थी 74 न्यू डेथ्स, 2 जून को 65 न्यू डेथ्स, 1 जून को थी 8 न्यू डेथ्स। अब एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहती हूँ कि आज की केस फैटेलिटी रेट, So case fatality rate is calculated by total number of deaths divided by total number of confirmed cases multiplied by 100। और गुड न्यूज़ ये है कि केस फैटेलिटी रेट आज 3.4% से 2.8% आ चुकी है। देखिए 17 अप्रैल को 3.4% थी, 18 अप्रैल को 3.3% थी और 19 अप्रैल को 3.2%। ये जी हिंदुस्तान से लिया गया स्क्रीनशॉट है। देखिए 15 अप्रैल को 3.30%, 3 मई को 3.25%, 18 मई को 3.15% और 1 जून को 2.83%। Case fatality today on 8th June is 2.80%। आज की डेट में केस फैटेलिटी रेट आ रही है 2.80%, जबकि यही रेट जो है 3.4% इनिशियली WHO के द्वारा बताई गई थी। और आप चलिए मेरे साथ देखिए CDC के आंकड़े क्या कहते हैं, वर्ल्डोमीटर के आंकड़े मैं आपको दिखाती हूँ। ये 12 मई तक के आंकड़ों तक की स्टडी और यहाँ देखिए लिखा है व्हेन एनालाइजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डेथ्स बाय एज एंड कंडीशंस वी कैन ऑब्जर्व हाउ आउट ऑफ 15,230 confirmed deaths in New York City up to 12 May, only 690 यानी 4.5% of all deaths occurred in patients under the age of 65 who did not have any underlying medical condition or for which it is unknown whether they had or did not have the underlying conditions. Underlying illness include diabetes, lung disease, cancer, immunodeficiency, heart disease, hypertension, asthma, kidney disease, GI मतलब gastrointestinal, liver disease and obesity। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया साफ साफ कि 15,230 कन्फर्म डेथ्स में से सिर्फ 690 डेथ्स ऐसी थी जिसमें कि हम कह सकते थे कि कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस नहीं है। उसके अलावा बाकी सारी डेथ्स में कोमॉर्बिडिटीज़ थी। अंडर 65 ईयर्स में भी देख लीजिए 0.09% है क्रूड मोर्टालिटी रेट। और इन्होंने साफ लिखा हुआ इसमें कि अंडर 65 ईयर्स ओल्ड में बहुत हेल्दी एंड अनहेल्दी विद 6188 डेथ्स हैं और ऑफ विच 5948 डेथ्स जो हैं वो विद नॉन अंडरलाइंग कंडीशंस हैं। तो सो फार देयर हैज़ बीन 1 डेथ एवरी 166 पीपल अंडर 65 ईयर्स ऑफ एज। मॉर्बिडिटीज़ का जिक्र हो रहा है, ये कोमॉर्बिडिटीज़ कोरोना की वजह से नहीं हुई हैं, क्योंकि ICMR की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से इवन अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी आता है, इनकन्क्लूसिव भी आता है या कोई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी भी है उसमें कोई टेस्ट नहीं हुआ है तो भी आप उसमें डाल दीजिए कि डेथ का कारण जो है कोरोना है। ये कोमॉर्बिडिटी से डेथ पहले भी होती थी या नहीं ये देख लीजिए। ये रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ 2017 के आंकड़े हैं, इस पे एक बार नज़र डालिए।
तो यहाँ देखिए आप 2015 से 2017 तक के ये 2 टेबल्स में इन्होंने आंकड़े दे रखे हैं टोटल रजिस्टर्ड डेथ्स के और मेडिकली सर्टिफाइड डेथ्स के। तो कुछ मौतें जो सिर्फ रजिस्टर होती है लेकिन मेडिकली सर्टिफाइड नहीं होती हैं, और कुछ ही हैं जो मेडिकली सर्टिफाइड हो पाती हैं। तो इन्होंने आंकड़े दे रखे हैं। अब तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टोटल मेडिकल सर्टिफाइड डेथ्स हैं वो 2015 में 53,74,824 थी। 2016 में ये डेथ्स थी 63 लाख के करीब, और 2017 में 64 लाख के करीब। एक बार इन आंकड़ों को देख लीजिए तो आपका ये वहम दूर हो जाएगा कि कोविड की वजह से ही कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, कि आप लोगों को जो लगता है अब ज़्यादा मौतें होने लगी हैं। तो ऐसा नहीं है, कोमॉर्बिडिटीज़ पहले भी होती थी। पहला देख लीजिए कारण डिजीज़ ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब दिल से होने वाली बीमारियों में मैं टोटल पढ़ रही हूँ। आप टोटल देखिए, मेल फीमेल दे रखा है। टोटल देखिए 4,79,091, और सर्टेन इन्फेक्शंस एंड पैरासाइटिक डिजीज़ेस जिसमें ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियाँ आ जाती हैं। तो इसमें जो टोटल आंकड़ा है वो है 1,47,394। आगे देखिए डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपका निमोनिया, प्लेरेसी सारी डिजीज़ेस आ जाती हैं। तो उसमें जो है ये आंकड़ा है आपका, मैं टोटल पढ़ रही हूँ, देखिए 1,29,618। तो इसी तरीके से जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी जो ये एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये डायबिटीज़ वगैरह बीमारी है, टोटल आंकड़ा पढ़ लीजिए, ये है 75,324। और इसको मैं आगे और आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला जो कॉमन कारण है डेथ्स होने का वो होता है डिजीज़ेस ड्यू टू सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं वो देख लीजिए। डिजीज़ ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ हार्ट डिजीज़ेस, उसके टोटल आंकड़े देख लीजिए 1,68,948 लोग मरते हैं। 2017 का आंकड़ा दिखा रही हूँ। इस्चमिक हार्ट डिजीज़ का देख लीजिए। इस्चमिक हार्ट डिजीज़ से मरने वालों की संख्या थी 2017 में 1,53,257। और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स जो कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं, तो इस तरीके से इस्चमिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स एंड अदर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, सबसे कुल मिला के जो होने वाली डेथ्स थी 2017 में वो आंकड़ा लगभग 4,79,000 तक पहुंचा था। तो दिल से के दौरे से मौतें पहले भी होती थी, ये सिर्फ। तो अब आगे एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में देख लीजिए। आप कहते हैं कि बूढ़े लोगों में ज़्यादा मौतें होती हैं। मैं 35 से 44 वर्ग का पढ़ रही हूँ और 70 साल के लोग। 35 से 44 वर्ग के लोगों में जो मृत्यु टोटल होती थी वो है 35,000 के करीब। और 65 टू 69 में जो है 63,000 के करीब होने वाली मौतें हैं। और आगे 70 इयर्स के ऊपर जो मौतें हो रही, तो 70 इयर्स के ऊपर होने वाली जो कार्डियक प्रॉब्लम से मौतें हैं वो पहले भी ज़्यादा होती थी। देख लीजिए 1 लाख के करीब, जो 70 साल के ऊपर जो है 1.5 लाख से ऊपर जो है 1,64,187 डेथ्स जो है 70 इयर्स से अबव कैटेगरी के लोगों में कार्डियक डिजीज़ेस, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, जिसको आम भाषा में बोलते हैं दिल के दौरे से, दिल की बीमारी से होने वाली मृत्यु 70 साल से अबव 1,60,000 के करीब थी। तब कोविड नहीं था, तो इसलिए डरिए मत। तो अब ये इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं, इनका भी आप टोटल आंकड़ा देख लीजिए। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ जिसमें ट्यूबरक्लोसिस, सेप्टिसीमिया, मलेरिया वगैरह बीमारियाँ आती हैं, इनका टोटल आंकड़ा जो है 2017 का जो डेथ का आंकड़ा है वो है, डेथ्स का आंकड़ा 1,47,000 के करीब। अब तो इन्फेक्शन एंड पैरासाइटिक डिजीज़ेस का एज वाइज क्लासिफिकेशन में देख लीजिए रिकॉर्ड क्या रहता है। तो सबसे पहले देख लीजिए 70 साल से ऊपर वालों में जो टोटल डेथ्स हैं वो 23,000 के करीब है।
और उसके अलावा अब यंगर साइड में आ जाइए 35 से 44 के बीच वाले में वे भी 20,000 के करीब हैं। तो अब डेथ्स के तीसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ से होने वाला कारण है। तो इसके आंकड़े देखिए, निमोनिया से होने वाली डेथ्स है टोटल लगभग 20,000 के करीब। अस्थमा से भी होने वाली डेथ्स जो हैं 10,000 के करीब। ब्रोंकाइटिस से 4,433। इस प्रकार टोटल प्लूरेसी वगैरह से, एक्यूट ब्रोंकाइटिस वगैरह से मरने वाले टोटल जो आंकड़े हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ के, वे 1,29,618 थे 2017 में। अब एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। और 70 ईयर्स के अबव वालों में जो डेथ है वो है 40,000 रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से। और जो 35 से 44 के बीच के हैं उनमें डेथ्स हैं 11,000 के करीब। तो आगे भी इसमें बढ़िएगा तो देखिएगा कि इसमें नियोप्लाज्म इंजरी, पेरिनेटल डिजीज़ वगैरह वगैरह से होने वाली डेथ्स का जिक्र है, पर मैं इतने सारा आपको यहाँ पे बताऊँगी तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा बनता जा रहा है और लंबा बन जाएगा। अब मैं सीधा आपको ले जाती हूँ मेजर जो डिजीज़ हैं। सबसे पहले हम डायबिटीज़ से होने वाली डेथ्स देखते हैं, जो न्यूट्रिशनल एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में है। वो एक बार उस आंकड़ों पर नज़र डालिए। तो डायबिटीज़ से होने वाली डेथ्स जो हैं 2017 में 60,000 के अबव पहुंची थी, जिसमें से 70 साल से ऊपर की एज कैटेगरी के में जो डेथ्स हुई थी वो 20,000 के ऊपर थी। ये 2000 से लेकर 2017 तक 7 सालों का डायबिटीज़ मेलाइटिस से होने वाली डेथ्स का आंकड़ा है। इस पे नज़र देख लीजिए। ये भी देख लीजिए, वर्ष 2017 में एब्डोमिनल और पाल्विक पेन से मरने वालों का आंकड़ा था 12,000 के करीब। और केवल फीवर से, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन जिसको बोलते हैं, वो था 4,913। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेथ्स ड्यू टू डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो इसमें लीवर डिसऑर्डर्स, डियोडेनल अल्सर्स एवं इस तरीके से अन्य पेट संबंधी बीमारियों से मरने वालों का आंकड़ा 2017 में 60,000 के ऊपर क्रॉस किया। अब ये भी देख लीजिए, रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर से मरने वाले लोग का आंकड़ा जो है 2017 में 30,000 के ऊपर क्रॉस किया था। आगे इसमें बहुत सी बीमारियों के कारण होने वाले स्टैटिस्टिक्स का जिक्र किया गया है एवं और आगे जाके विभिन्न उम्र के पड़ावों में किस किस कारण से डेथ्स होती है उसका जिक्र किया है। हम फ़िलहाल 70 ईयर्स से अबव वाले केसेस का ही देखेंगे, क्योंकि आप लोगों के मन में ज़्यादातर ये गलतफहमी रहती है कि 70 साल से ऊपर वाले जो बीमार व्यक्ति हैं उनकी डेथ्स कोविड की वजह से होती है, परंतु ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं पहले जो मौतों का आंकड़ा था 70 साल से ऊपर वाली का, वो जो है किन किन डिजीज़ के कारण प्रमुखतया पाया जाता था। देखिए, इसमें प्रमुखतया कारण है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी दिल से होने वाली बीमारी एवं रेस्पिरेटरी बीमारी का, जिसमें दिल से होने वाली बीमारी में जो मौत गई है वो 1,60,000 से ऊपर, और जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ का आंकड़ा है वो 40,000 के ऊपर गया है। तो आपने देख लिया है कि अब कोमॉर्बिडिटीज़ यानी अन्य बीमारियों से मौतें भी जो 2017 में हुई हैं उस वक्त कोविड नहीं था। और 70 साल से ऊपर मरने वालों का आंकड़ा किस प्रकार से रहता है वो भी आपने देख लिया, उस वक्त भी कोविड नहीं था। इस वक्त आप लोगों का अटेंशन इसलिए जा रहा है क्योंकि वैसा ही आपको दिखाया जा रहा है, तो इस वक्त आप ज़्यादा अटेंटिव हैं। पहले आप लोग अटेंटिव नहीं थे, दिखाया ही नहीं जाता था।
अब एक नज़र ICMR की गाइडलाइंस में भी डाल लीजिए। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है U07.2 कोड ला के कि अगर प्रोबेबल डेथ्स हैं, सस्पेक्टेड डेथ्स है तो भी ये डालना है, टेस्ट नेगेटिव है तो भी जो है कोविड डेथ डायग्नोस करना है, टेस्ट इनकन्क्लूसिव है तो भी कोविड डेथ डायग्नोस करना है। और जितने भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका जिक्र करना ही नहीं है। यहाँ लिखा है देखिए इस पैरा में कि कोमॉर्बिडिटीज़ की जगह कोविड-19 ही जो है आपको लिखना है एज अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ। और ये जो गाइडलाइंस बदल दी गई थी इसी के लिए पहले स्कॉट जेनसन ने USA में भी आवाज़ उठाई थी, यहाँ पे हमारे इंडिया में भी डॉक्टर्स ने आवाज़ उठाई है। मतलब ये हुआ कि आज की डेट में जितनी भी मौतें हो रही हैं उन सब का जिम्मेदार हुआ कोविड। तो कोई भी पैंडेमिक है तो उसमें आपको डेथ्स पर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोविड इतना ही डेडली है तो अपने आप कोरोना की वजह से हल्दी की भी डेथ हो। और एक और कारण है ना डरने का, वो इसलिए कि जो मौतें हो रही हैं वो कोविड की वजह से नहीं हो रही है। मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसा नहीं है कि 70 ईयर्स के अबव वाले ही अब मर रहे हैं, पहले नहीं मरते थे। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ से, रीनल फेलियर से लोग अभी मर रहे हैं, पहले नहीं मरते थे। तो प्लीज़ 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 आई से टू ऑल ऑफ़ यू, दिमाग यूज़ कीजिए। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, फार्मा कंपनीज़, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, पीछे मैंने सारा क्रोनियल की भी एक वीडियो डाली थी, उन्होंने भी बोला है ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मॉन्सेंटो नाम उन्होंने कुछ लिया था उसका। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने क्या बताया उसमें किस तरीके से मेडिकल सोसाइटीज़ को खरीद लेती हैं ताकि मेडिकल सोसाइटीज़ जो है आगे डॉक्टर्स को इंडोक्ट्रिनेट करें। डॉक्टर कोई भगवान नहीं होते हैं, वो उनको भी जो पढ़ाया जाता है, जो थ्योरी दी जाती है उसी हिसाब से बोलते हैं। कभी बोला जाता था अर्थ फ्लैट है, फिर आया रिसर्च की अर्थ गोल है। अभी आप खुद देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ जनरली, ये मेरा अपना व्यू है कि कह रहे हैं कि सैनिटाइजर से वायरस मर जाएगा। पहली बात तो वायरस जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये बिना होस्ट बॉडी के ये रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता। तो पहली बात वो रिसर्च पेपर इतनी जल्दी कैसे रिसर्च हो गया कि मेटल में इतनी देर तक रहेगा, हवा में इतनी देर तक रहेगा। जो भी रिसर्चेज हैं वो कैसे आई, कब की गई। दूसरा, जो बैक्टीरिया आप देखें तो बैक्टीरिया जो है उसको सेल बॉडी के जो होस्ट बॉडी के अलावा बाहर भी वो ग्रो कर सकता हो, लेकिन वायरस नहीं कर सकता। और इवन आप सैनिटाइजर से कह रहे हैं कि वायरस जो है मर जाता है। वायरस का ना सेल मेम्ब्रेन होता है ना सेल वॉल होता है, वो सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है विच इज कैप्सूल्ड बाय प्रोटीन कोट। और हम मतलब जो चीज़ सैनिटाइजर से मर सकती है, मगर हमारी जो आँखों में कितने सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं हमारी आँखों में। हमारे जो डेक्लाइमल ग्लैंड्स है उसमें लाइसोजाइम, लिपोकालिन और म्यूसिन, ऐसे कितने हमारे लैक्राइमल ग्लैंड्स में एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं। हमारे नेजल लिम्फोइड टिश्यू, ये सब में सेक्रेटिन इम्यूनोग्लोबुलिन ए वगैरह। तो क्या ये जो वायरस सैनिटाइजर से मर सकता है, क्या वो लैक्राइमल ग्लैंड्स और नेजल लिम्फोइड टिश्यू में पाए जाने वाले तत्वों से नहीं मर सकता है? कहते हैं सैनिटाइजर से उसका वॉल जो है ब्रेक हो जाता है। तो लाइसोजाइम जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था, ग्राम पॉजिटिव ने बैक्टीरिया का वॉल ब्रेक कर देता है। पेप्टिडोग्लाइकिन वॉल है, NAMNG पूरा उसमें मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरा सिर्फ इतना सा आप लोगों से कहना है कि प्लीज़ अपना दिमाग लगाइए और जो मीडिया में बताया जा रहा है उससे हटके और भी बहुत से डॉक्टर्स बता रहे हैं, उनकी बातें सुनिए। डॉक्टर जहांजीत सिंह के एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, हमारे यहाँ भी इंडियन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उनकी बात सुनिए। तो कुल मिला के आप और वीडियोस भी देखिए सोशल मीडिया पे। डॉक्टर एरिक्सन, डॉक्टर राशिद बटर, डॉक्टर शिवा अयदरी, इन सब लोगों को सेंसर कर दिया गया। और भी बहुत से डॉक्टर्स हैं जो सच बता रहे हैं, डॉक्टर जूडी मिकोविट्स। एंड और कुछ भी नहीं तो बस इतना दिमाग लगा लीजिए कि क्या जेनेटिक कोड आप सही समझते हैं अपने बच्चों के लिए। आपको डरना है तो डरिए, पर आपके डर की वजह से मेरे बच्चे की जान भी कल खतरे में आ सकती है। क्योंकि आज जब आपके मन में इस कोविड के लिए इतना भय उत्पन्न हो गया है कि कोरोना वाले से दूर रहना है, मतलब कोई 2 किलोमीटर भी दूरी में है तो भी आज मैं वीडियो देख के बड़ा हैरान हो रही हूँ कितना डर फैलाया जा रहा है कि मैं 2 किलोमीटर से भी पहुँचने में 1 मिनट लगेगा आपके पास। खैर,
तो अगर आपको इतना भय होगा, नेचुरल सी बात है, कल मेरा बच्चा अगर वैक्सीन नहीं लगाएगा तो उसको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, तो मैं किस तरीके से अपने बच्चे को बचाऊंगी। कितने लोग ये तक बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर वैक्सीन लंबा टाइम इफेक्टिव नहीं है तो क्या हम बार बार लगाते रहेंगे, और इसके लिए मॉडर्ना खुद कंपनी बोल रही है कि हम बार बार जेनेटिक कोड चेंज करते रहेंगे। जब मैं और मेरा बच्चा, मेरी फैमिली अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके आयुर्वेदा के स्वस्वित सिद्धांतों को अपना के ही ठीक हो सकते हैं, तो मैं क्यों रिस्क लूँ अपनी बॉडी में जेनेटिक कोड इंट्रोड्यूस कराने का, जिससे मुझे खतरा है कि मेरे अंदर जेनेटिक ऑल्ट्रेशंस आ सकती हैं। हम लोग इंजेक्शन लगे लौकी नहीं खाते, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स नहीं खाते, तो हम अपने अंदर ही एक्सपेरिमेंट्स क्यों करने दें। वैक्सीन दवा नहीं है, वैक्सीन भी आपकी इम्यूनिटी का ही एक हिस्सा है, ये आपका अंदर ये भी एंटीबॉडीज़ ही बनाता है। तो जब आप डायरेक्ट एक्सपोजर से जो आपको एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं, उससे आपको रिस्क फ्री सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, तो WHO के DG जो टेड्रस कहते हैं कि वैक्सीन विल बी द इफेक्टिव टूल। हाउ, सारा गेम समझ लीजिए।